नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों के साथ इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपके लिए बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से, धर्मेश भाटिया हैं इमीडिएट्स एनबीडी से और किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। आप तीनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले देख लेते हैं आज की टॉप 10 खबरें क्या है, कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो यहां पर गोल्ड में खास करके तेजी बनी हुई है और 56,191 का जो हमने अगस्त 2020 में जो भाव देखा था उसके बेहद करीब अब जाता गोल्ड दिख रहा है। 55,770 का आज इंट्राडे हाई है। चांदी रेंज में है लेकिन 70,000 का लेवल बरकरार है। 70,000 के ऊपर चांदी कारोबार कर रही है। क्रूड कल ब्रेंट क्रूड में 4% तक की गिरावट दिखी, 2% के आसपास की गिरावट हमने एमसीएक्स क्रूड में भी देखा। आज भी यहाँ पर वीकनेस है और 82 के नीचे ब्रेंट क्रूड का भाव है। 6,400 के नीचे एमसीएक्स पर क्रूड कारोबार कर रहा है। नेचुरल गैस कल 10.5% तक की गिरावट आ चुकी है। जिस तरह से यूरोप में इन्वेंट्री, जो औसतन इन्वेंट्री 5 साल का है, उससे काफ़ी ज़्यादा है, उससे यहाँ पर दबाव बन रहा है। लग रहा था कि सर्दियाँ वहाँ ज़्यादा होंगी, डिमांड ज़्यादा होंगी, लेकिन स्टोरेज को लेकर जिस तरह की तैयारी थी और दूसरी तरफ विंड एनर्जी पर जैसे जैसे फोकस बढ़ता जा रहा है, फ्रांस का, जर्मनी पर, उसका दबाव बन रहा है और रिकॉर्ड एलएनजी इंपोर्ट तो वहाँ पर हो ही रहा है। तो इससे नेचुरल गैस में लगातार कमजोरी का रुख है। कॉपर हल्की तेजी दिख रही है 770 के आसपास। बाकी बेस मेटल्स में भी आज बेहद ही रेंज में कारोबार हो रहा है। एग्री मार्केट में मेंथा ऑयल, जहां पर ज़्यादा एक्सपोर्ट के जो अब नंबर आए हैं वो थोड़े से एनकरेजिंग लग रहे हैं। 1,000 के ऊपर यहां पर एमसीएक्स पर मेंथा कारोबार कर रहा है। हल्दी दायरे में कारोबार है, 7,900 रुपये के आसपास यहां पर हल्दी का वायदा ट्रेड कर रहा है। जीरे की बात करें तो हल्की यहां पर कमजोरी दिख रही है। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हो रही है। अब 33,300 के नीचे यहां पर जीरा वायदा ट्रेड कर रहा है। धनिया में सुस्ती है, 8,100 के आसपास कारोबार हो रहा है। कैस्टर करीब 0.25% नीचे है, 7,200 के आसपास। तो ये कुछ बड़ी खबरें टॉप 10 खबरों में। लेकिन सबसे पहले आज बात करेंगे गोल्ड की, क्योंकि रिकॉर्ड के बेहद करीब जाता दिख रहा है। क्या इस हफ्ते उम्मीद कर सकते हैं? वंदना जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल होगा, क्या उम्मीद करें एमसीएक्स पर गोल्ड इस बार इस हफ्ते या जनवरी में नया रिकॉर्ड बना लेगा? विश्वमन जी, थोड़ी सी बात तो है यहाँ पे कि थोड़ा सा जो सेफ हेवन बाइंग है कंटिन्यू है। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखा जा रहा है, 104 से ऊपर अब डॉलर इंडेक्स यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट्स देखा दैट टेक्टिकल, तो यहाँ पे एक अपसाइड जो है वो बन रहा है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे जो सोना है एक बार 56,200 के करीब यहाँ पे जा सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में भी मुझे लग रहा है कि 10 से 12 डॉलर तक की जो तेजी है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो एक इक्विटी में आप अभी बता रहे थे, करेक्शन फेज, एक पॉज देखा जा रहा है, रिसेशन टॉक है, चाइना का यहाँ पे नेगेटिव न्यूज है। और डेटा देखा जाए, कल का डेटा से लेके आज भी अगर यूएस का डेटा आ रहा है ऐसा मैन्युफैक्चरिंग का, वो भी यहाँ पे नेगेटिव एक्सपेक्टेड है। तो नेगेटिव डेटा लगातार जो आ रहे हैं वो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि गोल्ड को एक अपसाइड यहाँ पे देगा। और मेरे ख्याल से यहाँ पे 56,200 से 56,500 ये एक जो लेवल है वो जनवरी में मुझे लग रहा है कि इजिली एक बार यहाँ पे अचीव हो सकता है। और दूसरी बात ये है विश्व मोहन जी की थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पुअर है, तो बाइंग करना चाहिए, लेकिन हल्के से करेक्शन पे 200-250 रुपए नीचे आए तो जाके यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए गोल्ड में। खरीदारी करनी है, लेकिन आप लोअर लेवल पे मौके देखें, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से वो बेहतर दिख रहा है। लेकिन रिकॉर्ड की संभावना तो बन रही है। किशोर सर, आपको क्या लग रहा है, क्या नया रिकॉर्ड दिख सकता है क्या जनवरी में गोल्ड में? बिल्कुल। आई थिंक शुमोन ने यहाँ पे बेसिकली ये चीज है कि डॉलर का जो मजबूती है एक बार के लिए थोड़ा थम गया है। आज इंट्राडे के लिए हालांकि मैंने बाय कॉल दिया है, बट थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। ज्यादा पोजीशंस कैरी ना करे बेहतर है, बिकॉज रात को जो फेड का मिनट्स आने वाले हैं तो वो काफी हद तक, बिकॉज ये पहली बार जो स्टैंड चेंज हुआ है 75 बिप्स से जो 50 बिप्स का रेट है हुआ था, वो उसके लॉजिक क्या था और कितने टाइम तक इन लोग ये होल्ड करेंगे और पीक रेट्स कहाँ तक जाएगा, ये काफी हद तक डॉलर को डायरेक्शन दे सकता है। हालांकि गोल्ड का डायरेक्शन तो ऊपरी की तरफ है। अगर डॉलर में अगर देखें 1880 1890 डॉलर तक ऊपर जा सकता है, तो इंडियन मार्केट्स में 56,000 का लेवल्स पार कर सकता है। तो इंट्राडे में 55,600 के आसपास बाइंग कर सकते हैं। 55,450 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 55,900 या 56,000 का आसपास का आपका टारगेट हो सकता है। सो बिल्कुल यहाँ पे बाई साइड पे रहना चाहिए। ओके, बाई साइड पर रहे दोनों एक्सपर्ट्स। अब धर्मेश जी, अब आपसे जानते हैं, जिस तरह के ट्रिगर यहाँ पर बन रहे हैं,
चीन से सोने की मांग बढ़ने की उम्मीद है, इन्वेस्टमेंट डिमांड में रिकवरी आने की उम्मीद है, इंडिया में ईटीएफ की भी बाइंग अच्छी हो रही है, वहां पर भी इनफ्लो बेहतर आंकड़े आ रहे हैं। क्या लग रहा है सारे फैक्टर जो सपोर्टिव है, और एफओएमसी की जो रेट का जो साइकिल है वो भी लग रहा है कि वो साइकिल जल्द ही अंत हो सकता है, मतलब अंतिम दौर में ही चल रहा है। ये तमाम फैक्टर्स और ग्लोबल मंदी को लेकर जिस तरह से चिंता है, आईएमएफ का भी बयान आया है कि यूएस, यूरोप और साथ ही चाइना एक साथ तीनों में स्लो डाउन की स्थिति बन रही है। तो ऐसे में क्या गोल्ड नया हाई जनवरी में बना सकता है, आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली देखिए, मेरे हिसाब से सोने में जो ट्रिगर हो रहा है मार्केट में, काफी एक तरफा मूव हो रहा है। इनफैक्ट अगर देखिए तो लास्ट 3-4 हफ्ते से मैं यही कह रहा हूँ इसमें कि मार्केट में देखिए ट्रेंड के साथ चलिए, और ट्रेंड आपका फ्रेंड है, और यही हो रहा है। मार्केट स्लोली एंड स्टेडीली 200 से 300 रुपए की बढ़त हर 2 या 3 दिन के अंतराल में दिखा रही है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो प्राइस जैसे ही 1800 का जो स्तर ब्रेक किया, ऑलमोस्ट $50 की तेजी आपको देखने मिली है। अब ये स्थिति पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट में जो तेजी है वो स्लो एंड स्टेडीली रहेगी। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के बिना काम ना करे, मार्केट ऑलमोस्ट हाई की तरफ बढ़ रहा है। प्लस मुझे लगता है कि रुपया यहाँ से और कमजोर हो सकता है। डॉलर इंडेक्स 104 से फिर से अगर 106, 107 की तरफ बढ़ता है तो रुपए में फिर से आप 8350, 84 के स्तर देख सकते हैं। तो उस कारणवश डोमेस्टिक मार्केट में, स्पेशली एमसीएक्स में, आपको ज्यादा तेजी देखने मिल सकती है। तो मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को कि स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड न करे, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखे, और एक्सपेक्ट करें कि एटलीस्ट 300 से 400 रुपए की तेजी आपको करंट लेवल से भी सोने में देखने मिल सकती है। ओके, धर्मेश जी, चांदी में क्या लग रही है, चांदी में क्या करना चाहिए? देखिए, चांदी भी सोने को तरफ पूरा रुक कर रही है। प्लस अगर आप देखें तो बेस मेटल में जिस तरह से हम तेजी में थे, तो उसे भी एक सपोर्ट मिल रहा है चांदी को। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि चांदी 71,000 तक के लेवल से और 1,000 रुपए की तेजी आपको करंट लेवल से देखने मिल सकती है। इस काउंटर पे स्टॉप लॉस के बिना काम ना करें, क्योंकि प्राइस ऑलमोस्ट पीक आउट हो चुका है डोमेस्टिक मार्केट में। बट अगर आप अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो प्राइस काफी सीमित दायरे में ट्रेड हो रहा है। 25 का जो एक साइकोलॉजिकल स्तर है, मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा। जिस दिन ये ब्रेक करेगा, आपको यहाँ से एटलीस्ट $3 से $4 की तेजी देखने मिल सकती है। अगर आप सोने और चांदी के बीच में अगर आप बेट करना चाहे तो मैं ज्यादा करके चांदी की तरफ बेट करूंगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि चांदी में जो ऊपरी स्तर है वो ज्यादा है सोने करता, क्योंकि सोना ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई की तरफ है। बट अगर आप चांदी की बात करें तो चांदी अभी भी $25 के इर्द गिर्द रुका हुआ है। बट यहाँ पे जो थ्रस्ट है, जो तेजी है, यहाँ पे ज्यादा हो सकती है। चांदी में ज्यादा तेजी हो सकती है, लेकिन दोनों ही काउंटर काफी चल चुके हैं। 3 नवंबर में हमने जो देखा था, वहां से करीब करीब सोने का भाव 5,700 रुपये से ज़्यादा चल चुका है, तो एक अच्छी खासी तेजी आ चुकी है। इसलिए आपको यहाँ पर बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना चाहिए। चांदी को लेकर किशोर सर, आपका टेक क्या है? चांदी में भी एक्चुअली तेजी तो है। आपको अपसाइड में इवन एट करंट लेवल्स बाइंग कर सकते हैं, बट जैसा धर्मेश ने बोला कि थोड़ा सा रिस्क फैक्टर्स ज्यादा है, थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। तो फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा डिप्स के लिए वेट करना प्रेफर करूंगा चांदी में। और अगर मेरे को तो अगर 800-1,000 रुपए का अगर डिप्स मिलता है तो वहां पे खरीदारी करना बेहतर रहेगा। वंदना जी, इंट्राडे के लिए अगर चांदी 70,000 के आसपास ही है, अगर किसी को ट्रेड लेना है तो क्या सलाह दे रही हैं आप? विश्वमोहन जी, कॉमिक्स में दिख रहा है कि एक करेक्शन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, और एमसीएक्स थोड़ा सा अलग चार्ट दिख रहा है, बिल्कुल डिकपल होकर ट्रेड हो रही है दोनों कमोडिटी। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे एग्री करती हूँ किशोर से और धर्मेशी से भी यहाँ पे, कि एक बार थोड़ा सा करेक्शन आने दे, तब यहाँ पे बाइंग करे। करंट लेवल है 70,200 के करीब, यहाँ पे मैं सेलिंग इनिशिएट करने का, इनफैक्ट 70,000 आता तो सेलिंग करना चाहिए। हल्का सा यहाँ पे छोटा सा टारगेट होगा 69,500 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 70,250 का। ये एक रिस्की कॉल हो सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन अभी ड्यू है चांदी में। अगर मेजर कहीं बाइंग करनी है तो मुझे लग रहा है कि 68,800 से लेके 69,200 का वेट करना चाहिए। वो लेवल्स आते हैं तो यहाँ पे बाइंग करना है। और शॉर्ट टर्म में अगर थोड़ा सा ध्यान रखें तो मेरे ख्याल से 72,000 चांदी को जाना चाहिए। तो इस लेवल पे वेट करें, और बाइंग करते तो 72,000 का टारगेट रखें शॉर्ट लॉन्ग टर्म के लिए। और आज के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन है। चलिए एनर्जी मार्केट की बात कर लेते हैं, जहां पर नेचुरल गैस में जबरदस्त गिरावट का दौर चल रहा है, और जो वॉर का प्री वॉर लेवल के आसपास अब भाव आ चुके हैं नामेक्स पर भी, और साथ ही यूरोपियन गैस के दाम भी आ चुके हैं। किशोर साहब, क्या लग रहा है नेचुरल गैस में इतनी गिरावट के बाद क्या सलाह दे रहे हैं आप? नेचुरल गैस जो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहता है, उसका नेचर ही ऐसा है। बट हाल फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि एक पॉज आना चाहिए यहाँ पे।
तो मैं यहाँ पे एक स्टेबिलिटी देख रहा हूँ प्राइसेस में। जो गिरावट है जो थम जाना चाहिए, बिकॉज जितना भी आप वेदर रिलेटेड और इन्वेंट्री दोनों को भी डिस्काउंट करने के बाद भी जो करंट प्राइसेस है मुझे ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं लगता है। हालांकि इसको अगर इनकैश करना है तो मैं आई थिंक नेचुरल गैस का 300 का जो पुट ऑप्शन है वो एक बार बेच के चल सकते हैं। 10 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और सॉरी इसको एंड देन स्टॉप लॉस 5 रुपए के आसपास रख सकते हैं। 22 से 23 रुपए के अपसाइड आ सकता है, तो पुट ऑप्शन खरीद के चल सकता है। सॉरी, बेचना नहीं है, इसको पुट ऑप्शन खरीद के चल सकता है। यहाँ पे आपको जो डाउनसाइड जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो मैं एक्चुअली जाके ओपन नेकेड सेलिंग सजेस्ट नहीं करूंगा, और बाइंग करने के लिए इतना ज्यादा कुछ सपोर्टिव न्यूज नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ही कम रिस्क वाला जो स्ट्रेटेजी ये हो सकता है कि आपको 300 का पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा जो लॉस होगा वो तो 10 रुपए का होगा, तो आई थिंक दैट इज अ मच सेफर स्ट्रेटेजी rather than going selling। वेरीफाई करूं कि 300 स्ट्राइक की आपको पुट ऑप्शन यहां पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं 10 रुपए में के प्रीमियम पर, और 22 रुपए का टारगेट है, 5 का स्टॉप लॉस है। टाइपो एरर की वजह से आपको यहां पर बेचे दिख रहा है, लेकिन ये खरीदारी की सलाह है। 300 स्ट्राइक की पुट ऑप्शंस खरीदने की सलाह है। वंदना जी, आपको भी लग रहा है कि पुट ही खरीद कर जाना चाहिए नेचुरल गैस में, क्योंकि जिस तरह की गिरावट दिख रही है, यूरोपियन गैस के दाम 75% तक कम हो चुके हैं, फरवरी 2022 के लेवल पर आ चुके हैं। क्या यहां से और वीकनेस आपको दिख रही है नेचुरल गैस में? जी विश्वमन जी, मैं भी यहाँ पे अग्री करती हूँ। रीजन भी है, 2-3 रीजन है। एक तो हम कंफ्यूज होते हैं कि यूएस में कोल्ड बर्स्ट हुआ तो वहां पे उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में जो है वो थोड़ा सा माइल्ड विंटर है इस बार। दूसरी चीज ये है कि हमने हमेशा सुना है कि समर सीजन से ही कि वो जो है सेफली यहाँ पे स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं नेचुरल गैस का विंटर्स को लेके, ये काम आ रहा है। और यूरोपियन प्रीमियम जो है वो काफी कम हुआ है एज कम्पेयर टू यूएस प्रीमियम। तो यहाँ पे वो प्रीमियम कम होना भी एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट किया नेचुरल गैस के लिए। और ऑन एक्सट्रीम साइड मुझे लग रहा है कि एक बार हो सकता है कि 300 तक का जो लेवल है वो यहाँ पे आता हुआ दिखे। तो मुझे अभी भी लग रहा है कि यहाँ पे सेलिंग जो है वो डीप हो सकता है। और इंट्राडे में एक तो आप ऑप्शन भी यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि फ्यूचर्स में करना है तो 332 के अराउंड यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 325 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस 337 का लगाना होगा। और अभी यहाँ पे डाउन साइड बिल्कुल भी करेक्शन जो है थोड़ा सा भी 5% 6% अभी और रहेगा नेचुरल गैस में। आपके पास दोनों तरह के ऑप्शन हैं, या तो पुट खरीद ले या फिर बेचे। 332 यानी करंट लेवल के आसपास ही बेचना है। 325 रुपए पहला टारगेट है, और यहाँ पर स्टॉप लॉस 337 का। ये टारगेट अचीव हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप 300 के टारगेट के लिए नीचे वेट कर सकते हैं। अगर रिस्क नहीं लेना चाहते, काफी वोलेटाइल काउंटर है, तो आप पुट ऑप्शंस के जरिए भी, जैसा किशोर सर कह रहे थे, वैसा कर सकते हैं। धर्मेश जी, आपकी राय क्या है? क्या आउटलुक है नेचुरल गैस को लेकर? देखिए, मैं नेचुरल गैस में अभी भी काफी मंदी में हूँ। इनफैक्ट अगर आप पिछले बार देखे शो में मैंने कहा था कि नेचुरल गैस ऐसी कमोडिटी है जो 1 महीना पहले एक्सपायर होती है। तो अभी जो ट्रेड हो रहा है वो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट अगर देखें तो फरवरी जनवरी में होता है और मार्च फरवरी में होता है। तो अगर आप देखिए सारे महीने बैकवर्डेशन में चल रहे हैं। पहले भी कहा था कि कच्चे तेल और गैस में दोनों बैकवर्डेशन में चल रहे। इसका मतलब है कि आगे के महीने सारे मंदी में है और मार्केट में तेजी का कोई माहौल दिख नहीं रहा है। और यही असर हुआ कि मार्केट में जैसे पुतिन ने अपनी जो वॉर की जो क्षमता है वो कम कर दी, ऑटोमेटिकली अब देखिए मार्केट में स्पेशली एनर्जी पैक में आपको अच्छी खासी मंदी का माहौल देखने मिला है। और यही पूरे सारे बास्केट्स में देखने मिल रहे हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अभी भी यहाँ पे आप मंदी करके चल सकते हैं। ये एक फ्री फ्लो काउंटर है। अगर आप देखें इसकी जो चाल है, ये $2 से $8 के रेंज में आ गई थी ऑलमोस्ट, और वहां से भी फिर से मार्केट ने यू टर्न लिया है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जो ये गिरावट है वो बरकरार रहेगी। उछाले पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 300 का स्तर भी आपको शॉर्ट टर्म में ब्रीच होते देख सकते हो आप। अगर आप देखिए इसके जो प्रीवियस लो है वो ऑलमोस्ट, अगर 5 साल का भी डेटा ले तो 99 का लो था। रुपए के चलते भी ये मार्केट में गिरावट कंटिन्यू है। तो इसमें मैं रेकमेंड करूंगा आप बिकवाली करें। अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो 340 का मेंटेन करके चल सकते हैं। डाउन साइड 300 तक के टारगेट के लिए आप अपनी पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म निवेशक है, मैं रेकमेंड करूंगा आप आगे के महीने बिकवाली करके चले। 280 250 के भी स्तर आने की गुंजाइश है इसमें। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी मेरे नेचुरल गैस में रहेगी। क्रूड में सर, क्रूड में भी गिरावट काफी आ चुकी है। क्या लग रहा है यहाँ से और गिरावट की संभावना है? पोजिशनली अगर किसी को ट्रेड करना है धर्मेश जी, तो क्या सलाह है क्रूड में? देखिए, कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में शॉर्ट टर्म में आपको एक अच्छी खासी तेजी देखने मिली थी, बट ये एक बुल ट्रैप था क्योंकि आगे के महीने अभी भी बैकवर्डेशन में चल रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो मंदी है वो फिर से हावी हो जाएगी प्राइस में,
और अगर आप देखिए मार्च अप्रैल में यहाँ पे सारे के सारे महीने 3 से 4% डिस्काउंट आ चुके हैं। तो फंडामेंटली और टेक्निकली मार्केट में कोई बायर्स है नहीं। इवन दो अगर ओपेक चाहे अपनी प्रोडक्शन कम करने की, फिर भी मार्केट में तेजी की माहौल आ नहीं रही है, क्योंकि अराउंड द वर्ल्ड एक्सपेक्ट करिए कि प्राइस में जो इन्फ्लेशन है वो इतना हाई है, इंटरेस्ट रेट, कॉस्ट ऑफ बोरोविंग इतना बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट 6% कॉस्ट ऑफ बोरोविंग हो चुका है। कंपेरेटिव अगर 2 साल की बात करें तो 1.5% पे था। तो इतने सारे फैक्टर्स कमोडिटी मार्केट के लिए अच्छे नहीं है, और एक्सपेक्ट करिए कि इंडस्ट्रियल डिमांड और प्राइस में आपको एक दबाव देखने मिल सकता है। स्पेशली एनर्जी बैक की बात करें, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एनर्जी फिर से $72-70 की तरफ, यहाँ से एटलीस्ट 7 से 8% की गिरावट आपको करंट लेवल से देखने मिल सकती है। किशोर सर, क्रूड का भी पुट खरीद के जाएं क्या लग रहा है आपको, क्या सलाह देंगे? आई थिंक जो कल जो क्रूड करीब करीब 4% जो टूटा है, आई थिंक ब्रॉडली डॉलर को लेकर भी ये मंदी में आया था। बट जैसा एक्चुअली यहाँ पे फंडामेंटली देखेगा तो दो खास बैकड्रॉप है। एक है जो चाइना का जो डिमांड का जो कमजोरी है, जो सब जानते हैं, उनका जो कोविड केसेस की वजह से जो डिमांड थोड़ा सा शार्पली डिक्लाइन है। दूसरी बात यह है कि एक्चुअली मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज में जो नया साल स्टार्ट होता है, तो फंड मैनेजर्स को जो ग्लोबली जो फंड्स होते हैं जहाँ पे कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट्स होता है, वहां का रीएलोकेशन होते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में कमोडिटीज में रिकॉर्ड इनफ्लोस देखा है पैसे का, एंड खास करके क्रूड में, नेचुरल गैस में और लेड में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा इन्फ्लो देखा है। कॉपर में भी इन्फ्लोस देखा है। तो ये एक बुलिश फैक्टर है मीडियम टर्म के लिए। तो मैं ये देखता हूँ शायद अगर शॉर्ट टर्म में इसका मंदी कंटिन्यू होना चाहिए 6400 के आसपास में बिकॉली करे 65 का टारगेट के लिए, और ऑप्शंस में करना है तो इसको 6300 का खरीद के चल सकता है, 200 के आसपास मिल रहा है, और आई थिंक 150 का शॉप सकता है 75 के आसपास का टारगेट के लिए। ओके, या तो आप पुट ऑप्शंस खरीदे या फ्यूचर्स में आप बेचकर जा सकते हैं। वंदना जी, आपका टारगेट क्या है क्रूड का? आज एक गैप डाउन दिया है इसने, मुझे लग रहा है कि गैप फिल करता है तो यहाँ पे 6410 के करीब यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। टारगेट होगा 6320 का, स्टॉप लॉस 6450 का लगा के चलना चाहिए। यहाँ पे क्रूड में मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा मंदी जो है वे कंटिन्यू रहेगा, और यहाँ पे रीजन भी है विशमोहन जी, देखा जाए तो जो क्रूड के रिफाइंड प्रोडक्ट्स है उसका एक्सपोर्ट चाइना से बहुत ज्यादा बढ़ा है। ये भी दिखा रहा है कि उनका जो इंटरनल कंजम्पशन है वो यहाँ पे फिलहाल कम है। तो जब तक ये डेटा इंप्रूव नहीं होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बनेगा कमोडिटी में यहाँ पे, तो फिलहाल यहाँ पे सेलिंग साइड रहेगा। और थोड़ा सा अगर शॉर्ट टर्म जाए तो मुझे लग रहा है कि 6200 तक प्राइसेस आएंगे नीचे की तरफ। चलिए, अब क्रूड के बाद अब कॉटन की बात कर लेते हैं। हमारे साथ अरुण सिकसरिया साहब हैं, फोन लाइन पर मौजूद है। एमडी है डीडी कॉटन के और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट भी है कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, क्या लग रहा है, कॉटन के दाम तो गिरते ही जा रहे हैं, डिमांड को लेकर क्या सिनेरियो सर? क्या एक्सपोर्ट डिमांड भी लगातार कम हो रहे हैं, यार्न के डिमांड कम हो रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में? देखिए, मैं 3 महीने से यही कह रहा हूँ कि डिमांड इज अ वेरी बिग प्राइम फैक्टर है कोई भी कमोडिटी के भाव को ऊपर नीचे ले जाने में। और आज के तारीख में टेक्सटाइल के अंदर कॉटन डिमांड ऑफ टेक्सटाइल फैब्रिक और वैल्यू एडेड फैब्रिक कहीं पे भी नहीं है। जैसे अभी आपने ऑयल में भी सब लोगों ने कहा कि भी इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ गया है, तो किसको टेक्सटाइल लेने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो इसके कारण आप हिंदुस्तान में भी देखिए जो एक्सपोर्ट हो रहा है अभी चाइना के अंदर लगभग 95% अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक में 95% ड्रॉप इन एक्सपोर्ट है ऑफ यार्न। बांग्लादेश विच इज द सेकंड लार्जेस्ट बायर ऑफ यार्न फ्रॉम इंडिया, उसका 60% ड्रॉप है। तो ये अपने को क्या, व्हाट इज द मैसेज वी आर गेटिंग? ओवरऑल इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा है वर्ल्ड को एक्सपोर्ट हो रहा है 61% डाउन। तो these are all, ये सब ये जो आंकड़े हैं जो these are all आंकड़े इशूड बाय द एसोसिएशन विच आर ऑफिशियल आंकड़ा। तो इसका एक ही मतलब है कि जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी आपका कोई भी कॉटन एज अ कमोडिटी विल नॉट इंक्रीज। अभी लास्ट एक हफ्ते में 10 दिन में थोड़े 56-57 हजार से लेके 61-61.5 हो गया, बट ये भी खाली एक टेम्पररी फेज है। ओवरऑल मेरे को तो कोई तेजी लग नहीं रही है कॉटन के अंदर, और क्रॉप में भी कोई मसला नहीं है। अराइवल स्लो है, फार्मर्स को पकड़ है अराइवल्स की, बट गोइंग फॉरवर्ड संक्रांति के बाद में फार्मर्स को माल लाना ही पड़ेगा, और वो भी कितना लाता है, 1.25 लाख 1.5 लाख रोज के हिसाब से भी लाएगा, तो भी मतलब पूरी क्रॉप पूरी नहीं होगी एंड ऑफ द सीजन में।
ओके तो आई एम नॉट बुलिश एट ऑल इन द मार्केट। ओके, यानी बुलिश व्यू नहीं है, और किसान जिन्होंने ऊंचे भाव की उम्मीद में रोक रखा है उनको वापस मार्केट में आना ही पड़ेगा। हालांकि अभी भी भाव जो करंट मार्केट प्राइस है वो एमएसपी से 37-38% के आसपास ऊपर होंगे शेखसरिया साहब। 37-38% मतलब 40 से 50% के बीच में समझ के चलिए, अलग अलग स्टेशन के। ओके, मतलब अभी भी उसके ऊपर है, लेकिन किसानों ने जो पिछले सीजन का जो भाव देखा उस उम्मीद में वो लोग बैठे हुए हैं कि ऊंचे भाव पर माल बेच पाए। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन सर, एक सवाल अब एमसीएक्स के कॉटन कॉन्ट्रैक्ट को लेकर क्या उम्मीद है, क्या फरवरी का भी कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो पाएगा या नहीं सर? देखिए, एमसीएक्स का कॉन्ट्रैक्ट जो हिसाब से इन्होंने चला था और जो हिसाब से इसका एक बेंचमार्क हो गया था, उसमें बहुत बड़ा इनको एक झटका लगा है। अभी उसकी सेम कॉन्फिडेंस आती है कि नहीं आती है, कंज्यूमर्स में देखने की बात है। बट दूसरे एक्सचेंज जो है एनसीडीएक्स है, एनसीडीएक्स के अंदर कॉटन कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, एंड उसके अंदर जो पहले का जो कॉन्ट्रैक्ट है एमसीएक्स का, वही कंडीशन एनसीडीएक्स के कॉन्ट्रैक्ट में है। तो अगर बायर को या कंज्यूमर को पूछेगा कि क्या करना है, तो वो सर्टनली एनसीडीएक्स के अंदर जाएगा, बिकॉज उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। अभी वो देखने की बात है कभी हाउ द लिक्विडिटी इंप्रूव्स इन एनसीडीएक्स। एमसीएक्स का तो अभी तक कोई समाचार नहीं है, तो उसमें क्या होएगा कहना बड़ा मुश्किल है। फरवरी में लॉन्च होता है नहीं होता है, परमिशन आती है नहीं आती है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। नोबडी नोज अबाउट एनीथिंग। खाली एमसीएक्स के ऑफिशियल्स कुछ इसके ऊपर कुछ डाल सकते हैं, दे कैन पुट सम व्यूज ऑन दिस, बट वी एज एन आउटसाइडर, इवन आई एम अ पैक कमेटी मेंबर, हमारे पास भी कोई ज्यादा विशेष इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसमें टिप्पणी करना जरा बड़ा मुश्किल है। ओके, हालांकि आप लोगों से राय तो ली ही गई होगी, तो मुझे लगा कि कहीं आपको पता होगा राय के दौरान कुछ तारीखों का भी कुछ बता दिया गया होगा कि मतलब राय जो है शिवम जी, दिस इज बेसिकली एक कमेटी बनाई गई थी टू फॉर्मुलाइज द कॉटन कॉन्ट्रैक्ट। तो कमेटी ने अपना डिसीजन दिया और काम हुआ है। तो मेरे को नहीं लगता है कि इसके अंदर कोई ज्यादा मसला है, और अभी कितना सक्सेसफुल होता है नहीं होता है देखने के बाद टाइम ही बताएगा। ओके, शुक्रिया अरुण जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए, बेस मेटल्स पे बात नहीं हो पाई थी। किशोर सर, बेस मेटल में कोई अगर 2 काउंटर चुनना हो तो आज क्या सलाह देंगे, कहां पैसे लगाएं लोग? शायद ऑडियो में कोई बेस मेटल्स में आई थिंक सी जहां तक डिमांड जी क्या बात। बेस मेटल आई थिंक जहां तक डिमांड की सवाल है, थोड़ा सा वीक है स्पेशली चाइना में, बट यहाँ पे इन्वेंट्रीज भी लो है। बट एक्चुअली क्या है कि फिलहाल के लिए स्ट्रॉन्गर डॉलर और वीक डिमांड, ये दोनों स्टोरी प्ले कर रहे हैं। सो इंट्राडे के लिए कॉपर में बिकवाली का सलाह दे सकते हैं, 719 के आसपास बेचे, और 723 का स्टॉप लॉस के साथ 712 का टारगेट रख सकते हैं। एल्यूमिनियम भी एक काउंटर ऐसा है कि थोड़ा वीक लग रहा है, कि उसमें भी 207 के आसपास बेच सकते हैं, 209 का स्टॉप लॉस, और 202 या 200 के आसपास का टारगेट्स के लिए। धर्मेश जी, फटाफट से आप अपने टॉपिक बता दीजिए सर बेस मेटल्स में। देखिए, मेरी टॉपिक कॉपर में रहेगी। मैं कॉपर में अभी भी बुलिश हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये तेजी इसमें बरकरार रहेगी। एक्सपेक्ट करेगी ये 725 तक के टारगेट के लिए से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ शॉर्ट टर्म में, और अगर आप लॉन्ग अवधि के लिए वेट कर सकते हैं तो 740 750 भी आने की संभावना काफी हाई है इसमें। तो मैं कॉपर में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लूंगा जब तक मार्केट 700 के ऊपर है। साइकोलॉजिकली और टेक्निकली दोनों साइड से मार्केट कन्फर्म। ओके, वंदना जी, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में आज? मुझे जिंक पे यहाँ पे बाइंग लग रहा है बाइंग रिटर्न आएगा। 269 के करीब बाइंग करनी चाहिए, 272 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 267.5 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे एक बेस बनता नजर आ रहा है एल्यूमिनियम में गिरावट के बाद, और इसने अपना सपोर्ट को तोड़ा नहीं है, तो इसमें यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 204.50 के करीब टारगेट होगा, 208 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना होगा, 202 रुपए 50 पैसे का। ओके, तो ये व्यू है यहाँ पर वंदना जी, किशोर सर और धर्मेश जी का बेस मेटल्स को लेकर। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला और पूरा आउटलुक समझाया, बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए।